नमस्कार, मैं अशोक कुमार पांडे और स्वागत है आपका टीसीएच पर। वार अपने एक दूसरे लेवल पर लगातार पहुंचता जा रहा है। जैसा मैंने कहा था कि ये लड़ाई लगातार लंबी खिंच रही है। 5वें दिन भी अमेरिका ने अटैक किए हैं और एक बार फिर से ये जो अटैक हुए हैं इसमें सिविलियन टारगेट्स को निशाना बनाया गया है। मैंने कल भी कहा था, आज 17 जुलाई है, कल 16 जुलाई को भी मैंने कहा था कि अमेरिका जानबूझकर सिविलियन टारगेट्स को निशाना बना रहा है वार को एस्केलेट करने के लिए। कल भी अगर देखा जाए तो एक पुल को तोड़ दिया गया, रेलवे लाइन को तोड़ दिया गया। साउथ में अगर आप देखेंगे तो अहवाज, कैशम, बुशहर, दश्ती, बोस्तान, सिरिक, बंदरे लेंगे, इन सारी जगहों पर हमला हुआ। बंदरे खमीर के पास 3 पुलों पर हमला हुआ है और कई सारे सिविलियन इलाकों को भी निशाना बनाया गया है। अब आप ये सोच रहे होंगे कि लगातार साउथ में सिविलियन इलाकों पर हमला क्यों किया जा रहा है। एक तो मैं आपको बताऊं कि चाबहार पोर्ट को पूरी तरह से खत्म करना चाहता है। कंट्रोल टावर को खत्म किया गया कल। कंट्रोल टावर वहां जो था चाबहार पोर्ट पे, वो पूरी तरह से खत्म कर दिया गया। हिंदुस्तान का पैसा लगा है वहां पर, लेकिन जाहिर है कि अमेरिका हमला कर रहा है तो नरेंद्र मोदी उस पर कुछ नहीं कहेंगे। दूसरी बात, आप एक खबर इसके साथ मिलाकर देखिए कि जो इराक में कुर्दिस्तान वाला इलाका है वहां पर ईरान ने कल हमला किया है। यूएस का जो पेट्रियाट सिस्टम होता है, एयर डिफेंस सिस्टम, उस डिफेंस सिस्टम को जबरदस्त नुकसान पहुंचाया है। तस्वीरें आई हैं ईरान ने। बाकी भी बहुत जगह हमले हुए हैं, लेकिन मैं इसकी बात क्यों कर रहा हूं थोड़ी देर में वो क्लियर होगा। देखिए, लगातार ये प्लानिंग थी, शुरुआत से ही ये प्लानिंग थी कि ईरान को अगर डिस्टर्ब करना है तो कुर्द अगर हमला कर दें, बलूच अगर हमला कर दें, अगर ये लोग हमला कर देते हैं, यानी अंदर से ही जो ईरान की फॉल्ट लाइन्स है, जैसे लेबनान में इन्होंने फॉल्ट लाइन पकड़ी हुई है कि सुन्नी ना साथ आए हिजबुल्लाह के, ईसाई ना साथ आए, द्रूज साथ ना आए, तो हिजबुल्लाह को अकेले करके घेर के मारा जा सकता है। आपस में लड़ाइयां शुरू कराई जा सकती हैं जिससे हिजबुल्लाह कमजोर हो जाए। वही कोशिश ईरान के अंदर थी कि ईरान में अगर बलोच हमला कर देते हैं और कुर्द हमला कर देते हैं तो पहले तो ईरान गवर्नमेंट के लिए यही मुश्किल हो जाएगी कि वो अंदर का बवाल संभाले। और सोचिए, अंदर से वो हमला कर दें और बाहर से अमेरिका, इजराइल और यूएई जैसी कंट्रीज लगातार हमला करते रहें तो ईरान के लिए बहुत ज्यादा मुश्किल पैदा हो जाएगी। यही शुरुआती प्लानिंग थी। लेकिन आपने देखा कि शुरुआत में ईरान ने इस खतरे को समझा, टर्की का साथ नहीं मिला और टर्की का साथ नहीं मिलने की वजह से कुर्दों ने किसी तरह की कोई, आप देखते हैं, हरकत नहीं की। इधर बलोच भी ईरान के साथ ही खड़े हो गए। बलोचों ने भी इस तरह की हरकत नहीं की। इसका मतलब यह होता है कि बलोचों के बीच में जो ईरान सपोर्टर्स थे वो भारी पड़े और जो अमेरिका सपोर्टर्स थे या अमेरिका ने जिनको पैसे और हथियार दिए थे वो ज्यादा हरकत नहीं कर पाए, जिसकी वजह से पहला राउंड जो वार का था वो पूरी तरह से अमेरिका हार गया। ईरान ने वो राउंड अच्छी तरह से जीता। अब मुझे ऐसा लगता है कि इन इलाकों में जो लगातार हमले हो रहे हैं, जो पुलों को तोड़ा जा रहा है जो 2 शहरों को जोड़ सकें, या फिर जो रेलवे ट्रैक्स को नुकसान पहुंचाया जा रहा है कि एक शहर से दूसरे शहर ना जा सके, उसके पीछे कहीं ना कहीं ये बात है कि फिर से कुर्दों को कम से कम एक्टिवेट किया जाए कि अगर 2-4 हजार, 10,000 कुर्द जो हैं वो बवाल करने को तैयार हो जाएं, ईरान के अंदर घुसने को तैयार हो जाएं, तो वहां तक पहुंचने में दिक्कत हो, ये जो रूट है ये रूट डिस्टर्ब कर दिया जाए और उनका फायदा उठाया जा सके। यही वजह है कि मैंने आपको पहली जो खबर सुनाई कि ईरान ने इराक के कुर्दिस्तान वाले इलाके में हमला किया है और वहां अमेरिका का पेट्रियाट सिस्टम पूरी तरह से खत्म किया है। ये भी आप देख लीजिए कि इराक के जो प्रधानमंत्री हैं, कुछ दिन पहले वो आए थे मैयत में, आयतुल्लाह खामनेई के मुसल्ले में आए थे और उसके बाद वो अमेरिका जाते हैं। ईरान नहीं चाहता था कि वो अमेरिका जाएं, लेकिन वो अमेरिका जाते हैं और वहां ट्रंप के साथ उनकी मुस्कुराती हुई तस्वीर आती है। ईरान इसके मानी बहुत अच्छे से समझता है। वो जानता है कि किसी भी गल्फ कंट्री पर आंख मूंद कर भरोसा नहीं किया जा सकता, ये कभी भी पलट सकते हैं। जैसे ओमान के साथ ईरान चाहता था कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को कंट्रोल करने के लिए एक साझा पूरा का पूरा मामला बन जाए जिसमें ओमान भी शामिल हो और जिसमें ईरान भी शामिल हो, क्योंकि जो वाटर है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का वो इन्हीं दोनों मुल्कों के बीच में है। और शुरू में ओमान ने इस तरह का सिस्टम बनाए जाने का समर्थन भी किया था, लेकिन अब आप देखिए क्या हुआ। ओमान का एक डिक्लेरेशन आया है। ओमान ने यह ऐलान किया है कि सदर्न नेविगेशन कॉरिडोर,
यानी जुनूबी इलाके में जो ओमान से लगता हुआ स्ट्रेट ऑफ होर्मुज का जो नीचे वाला इलाका आपको नक्शे में दिखता है, उस इलाके से जहाज गुजर जाएं, इसके लिए एक कॉरिडोर शुरू करने की बात थी जिसको ओमान कंट्रोल करेगा और ओमान सिक्योरिटी के साथ वहां से गुजार देगा। जाहिर तौर पे ये अमेरिका के प्रेशर में हुआ है। आपको याद होगा अमेरिका ने यानी ट्रंप ने ओमान को भी उड़ा देने की धमकी दी थी, तो ऐसा लगता है कि ओमान उसके सामने झुक गया है और इस बात के लिए राजी हो गया है कि साउथ वाला जो कॉरिडोर है, जुनूबी कॉरिडोर जो है, जो ओमान से लगा हुआ है, वहां से जहाज निकलें। अब बगाई साहब का इस पर बयान आया है, जो विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता हैं, ईरान के स्पोक्स पर्सन है इस्माइल बगाई। उन्होंने कहा कि ईरान चाहता था कि होर्मुज स्ट्रेट से जहाजें सिक्योरिटी के साथ, हिफाजत के साथ निकल जाएं, इसके लिए ओमान के साथ मिलकर एक सिस्टम बनाया जाए, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया और यही कहा उन्होंने कि अमेरिका के प्रेशर की वजह से ओमान झुक गया है। और यही वजह है कि कल ईरान ने जब पलट के जिन कंट्रीज पर हमला किया है उनमें ओमान भी शामिल है। अगर आप देखेंगे बहरीन पर हमला हुआ है, बहरीन की 5th फ्लीट पे हमला हुआ है। ओमान में कहा जा रहा है कि जो सर्विलियंस रडार था, जिस रडार से अमेरिका नजर रखता था कि होर्मुज से कौन से जहाज गुजर रहे हैं और कौन से जहाज रोके जाने हैं, उस सर्विलियंस रडार को खत्म कर दिया है, उसको बर्बाद कर दिया है ईरान ने। कल एक और हमला हुआ जिसमें क्राउन प्लाजा होटल जो है उसकी छत को मामूली नुकसान पहुंचा है। अब यह हमला हुआ है या फिर इंटरसेप्टर्स की वजह से कुछ गिरा है और नुकसान हुआ है, मैं नहीं जानता। लेकिन जब मैं गया क्राउन प्लाजा होटल की वेबसाइट पे तो वेबसाइट चालू दिख रही है, बुकिंग्स चालू दिख रहे हैं, लोग बता रहे हैं कि उसमें लोग रुके हुए हैं, नए लोग आ रहे हैं, पुराने लोग निकल रहे हैं, मतलब जैसे होटल चलता है वैसे चल रहा है। होटल में कोई खास नुकसान नहीं हुआ है, छत पर हल्का सा नुकसान हुआ है। जब मैं ओमान गया था तो यह होटल मैंने देखा था, बड़ा खूबसूरत सा होटल है। तो ओमान के ऊपर यह हमला हुआ है। बहरीन में पहली बार आप देखते हैं कि मिलिट्री ठिकानों के अलावा भी हमले इस बार दिखाई दे रहे हैं। बहरीन में बापको पर हमला हुआ है, बहरीन पेट्रोलियम कंपनी जो है उस पर कहा जा रहा है हमला हुआ है, जिससे बड़ी आग लग गई है। इसके अलावा कतर में हमला हुआ है। बहुत मजेदार है कि कतर में अभी थे ईरान के विदेश मंत्री अराक्ची। कतर के जो एक्स अमीर हैं उनकी डेथ हुई थी और उनकी मातम पुरसी के लिए वो गए हुए थे और कतर पर हमला भी हुआ है। कतर के लोगों के लिए एक बयान बाकायदा ईरान ने जारी किया था कि हमारी आपसे दुश्मनी नहीं है, हमारी दुश्मनी अमेरिका से है और चूंकि अमेरिका के बेसेस आपकी कंट्री में हैं इसलिए उनके बेसेस पर हम हमला कर रहे हैं। कतर में अभी भी जो हमले हुए हैं वो मिलिट्री बेसेस पर हमले हुए हैं। यूएई पर हमला शुरू हो गया है। खबर यह आई है कि यूएई के ड्रोन ईरान के ऊपर उड़ते हुए नजर आए और यूएई में हमला हुआ है और ये जो हमला हुआ है ये अबू धाबी में हमला हुआ है। अब अबू धाबी में जो स्टोरेज था, जायद मिलिट्री कैंप जो है उसमें जो स्टोरेज था जहां पर ड्रोन और बाकी सारी चीजें स्टोर की जाती हैं, वहां पर हमला हुआ है। यूएई का यह कहना है कि यह हमला वमला नहीं था, अंदर ही कुछ आग वाग लग गई जिसके चलते नुकसान हुआ है। लेकिन सोर आल्टस करके एक साइट है जो आसमान से खींची हुई तस्वीरें जो होती हैं वो जारी करती है, जिसको सैटेलाइट इमेजेस कहते हैं। सैटेलाइट इमेजेस जारी करती है। आपको याद है कि पिछली बार जब वार चल रहा था तो अपने नुकसान छुपाने के लिए अमेरिका ने सैटेलाइट इमेजरी जो जारी करते हैं उन सबसे कहा था कि आप सैटेलाइट इमेजरी ना जारी करें और हमें सैटेलाइट इमेजरीज नहीं मिल पा रही थी। लेकिन इस बार ये सैटेलाइट इमेजरी आई है, आप स्क्रीन पर देखिए। सोर आल्टस नाम के ग्रुप ने ये सैटेलाइट इमेजरी दी है। अबू धाबी में ये जायद मिलिट्री कैंप है। कहा जा रहा है ईरान ने 5 मिसाइलें इसके ऊपर छोड़ी थी जो निशाने पर लगी और उसके चलते काफी नुकसान हुआ है। जो बात इस इमेज को देखकर भी सही साबित होती है कि जायद मिलिट्री कैंप के स्टोरेज पर ईरान का जो हमला रहा है वो सक्सेसफुल रहा है। आग लगने से नुकसान नहीं हुआ है। ईरान ने बाकायदा हमला किया है। इसके अलावा कुवैत पर भी हमला हुआ है, जॉर्डन पर भी हमला हुआ है। जॉर्डन ने तो यहां तक कह दिया कि हमारे यहां कोई अमेरिकी बेसेस ही नहीं है। अब इतना बड़ा झूठ बोलने के लिए बड़ा कलेजा चाहिए या छोटा कलेजा चाहिए, यह फैसला आपके ऊपर मैं छोड़ देता हूं। यानी अगर आप देखें तो सऊदी अरबिया को छोड़कर गल्फ की लगभग सारी कंट्रीज के ऊपर ईरान ने हमला किया है। शुरुआत में केवल कुवैत और बहरीन के ऊपर हमला हो रहा था, लेकिन अब जब सिविलियन फैसिलिटीज को नुकसान पहुंचाया जा रहा है तो इराक पर भी हमला हुआ। इराक पर नहीं, इराक में अमेरिकन जो पैट्रियट सिस्टम था कुर्दिस्तान इलाके में, उस पर भी हमला हुआ। बहरीन में भी हमले हुए हैं और बापको पर हमला हुआ, यानी पेट्रोलियम फैसिलिटी पर भी हमला हुआ। ओमान में भी हमला हुआ है जहां पर अमेरिकन सर्विलियंस रडार को तोड़ा गया है,
उस पर हमला हुआ है। कतर का मैंने आपको बताया, यूएई का बताया, जॉर्डन का बताया। इन सारी जगहों पर ईरान ने अटैक किया है। यानी ये लड़ाई अब लगभग वैसी ही हो गई है जैसे पहली थी। सिर्फ इस लड़ाई से बाहर कोई है तो वो इजराइल है। इजराइल पर अभी तक हमले नहीं हुए हैं और इजराइल ने अभी तक ईरान के ऊपर हमले नहीं किए हैं। वो पीछे से सपोर्ट जरूर कर रहा है लेकिन सीधे जंग में अभी नहीं आया है। अगर ऐसे ही चलता रहा तो 2-4 दिन में इजराइल भी जंग पर शामिल हो जाए, या तो ईरान पहले इजराइल पर हमला कर दे या इजराइल ईरान पर हमला कर दे, तो इसमें कोई ज्यादा अचरज नहीं होना चाहिए। बात हो रही थी सऊदी अरबिया की। सऊदी अरबिया के ऊपर क्यों नहीं हमला कर रहा है, सऊदी अरबिया के बेसिस पर क्यों नहीं हमला कर रहा है ईरान, इसको समझना बहुत जरूरी है। पाकिस्तान की तरफ से 2 बयान आए, एक बयान आया और एक खबर आई। खबर पहले पढ़ देता हूं। खबर जो आई है वो अमेरिकन अखबार में आई है, आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। इसमें कहा गया है कि पाकिस्तान इस बात को लेकर परेशान है कि अगर सऊदी अरबिया जंग में गया, यानी सऊदी अरबिया के ऊपर हमले हुए या हूथीज के साथ जो सऊदी अरबिया का चल रहा है वो बढ़ा, तो फिर पाकिस्तान क्या करेगा। पाकिस्तान के लिए बड़ी मुश्किल हो जाएगी। सऊदी अरबिया के साथ समझौता है और ईरान की जंग का वो आप कह सकते हैं पीस मेकर बन रहा था। इस्लामाबाद MOU उसको कहा गया था। तो ईरान में उसको पीस एस्टेब्लिश करनी है और वही अगर इस जंग में शामिल हो जाएगा तो फिर तो कोई मामला ही नहीं रह गया। तो पाकिस्तान के लिए मुश्किल है। और जो दूसरा बयान है, अब वो कंफर्म बयान है अनकंफर्म बयान है मैं नहीं जानता, लेकिन वो बयान ये कहता है कि पाकिस्तान ने कहा कि सऊदी अरबिया हमारी रेड लाइन है। अगर सऊदी अरबिया के ऊपर हमला होता है तो हम मानेंगे पाकिस्तान के ऊपर हमला हुआ है। इसका मतलब क्या होगा, पाकिस्तान क्या कर सकता है, बलोच इलाके जो हैं ईरान के, उस पर हमला कर सकता है। और अगर वो हमला करेगा तो जाहिर है ईरान भी पाकिस्तान के ऊपर हमला करेगा। लड़ाई बहुत बहुत बड़ी हो जाएगी। तो सऊदी अरबिया को किसी तरह से ईरान ने अभी बाहर रखा है। मैंने आपसे कहा था कि सऊदी अरबिया के साथ अंदर अंदर समझौता हुआ है और वो समझौता मुझे लगता है कि अभी तक निभाया जा रहा है। अभी तक सऊदी अरबिया की जमीन का इस्तेमाल शायद अमेरिका ने नहीं किया है और इसी वजह से सऊदी अरबिया के ऊपर हमला नहीं किया है, सऊदी अरबिया की किसी फैसिलिटी पर हमला नहीं किया है ईरान ने। लेकिन देखिए, चाहे सऊदी अरबिया का मामला हो चाहे इजराइल का मामला हो, अगर लड़ाई ऐसे ही बढ़ेगी तो कल को कुछ भी हो सकता है। और कुछ भी होने का मतलब है कुछ भी हो सकता है। सऊदी अरबिया पर अगर हमला होता है तो इसका मतलब है कि पाकिस्तान इसमें शामिल हो सकता है। हालांकि मुझे लगता नहीं कि वो ऐसी बेवकूफ़ी करेगा, लेकिन पाकिस्तान इसमें शामिल हो सकता है। पाकिस्तान शामिल होने का मतलब है ईरान पाकिस्तान पर भी अटैक करेगा। उसके आगे क्या क्या होगा ये कह पाना, सोच पाना, समझ पाना मुश्किल है। हालांकि अगर आप देखेंगे तो इस बार ईरान का जो रिटेलिएशन है, जो जवाब है अमेरिका का, वो थोड़ा कम लग रहा है, थोड़ा हल्का जवाब लग रहा है। उस तरह का जवाब नहीं है जिस तरह का पिछली बार या 12 रोजा जंग में दिया गया था। और इसके पीछे क्या है इसको भी समझना बहुत जरूरी है। ईरान ने अपनी प्रायोरिटी बनाई हुई है स्ट्रेट ऑफ होर्मुज को। ईरान की सारी प्रायोरिटी यह है कि ठीक है 2-4 पुल गिरा दो, सड़कें गिरा दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, स्ट्रेट ऑफ होर्मुज हम नहीं खुलने देंगे। हमला भी किया तो किस पे किया, बापको पे हमला किया, बहरीन पेट्रोलियम कंपनी पे। यानी स्ट्रेट ऑफ होर्मुज को हम पूरी तरह से बंद रखेंगे। यहां से हम जहाज नहीं जाने देंगे तो दुनिया में तेल की दिक्कत होगी। और अगर हमें हमला करना होगा तो हम जो मिडिल ईस्ट की कंट्रीज हैं, गल्फ की कंट्रीज हैं, उनके ऑयल सेंटर्स पे हमला करेंगे ताकि तेल का प्रोडक्शन भी कम हो और तेल बाजार में ना जा सके। तेल बाजार में नहीं जाने का मतलब है कि मार्केट में माहिम मचेगी और मार्केट में माहिम मचने का मतलब बहुत क्लियर है कि अमेरिका के ऊपर प्रेशर पड़ेगा। इसीलिए आप देखते हैं कल JD वांस का बयान आता है, ट्रंप भी बीच बीच में कह रहा है कि हम बातचीत करने को तैयार है ईरान और फलां और ढिमका और ये वो। ये भी खबर आ रही है कि चाइना और पाकिस्तान कोशिश कर रहे हैं बात फिर से शुरू हो जाए। ये सारा प्रेशर हथियारों से क्रिएट नहीं हो सकता है, ये प्रेशर सिर्फ और सिर्फ मार्केट से क्रिएट हो सकता है। इसीलिए स्ट्रेट ऑफ होर्मुज पर अपना सारा ध्यान लगाया हुआ है ईरान ने, नंबर 1। नंबर 2, इजराइल से एक बयान आया, नेतन्याहू का शायद बयान है। वो बयान ये कहता है कि स्ट्रेट ऑफ होर्मुज के चक्कर में अमेरिका ने ईरान के एटॉमिक वाले मामले को पूरी तरह से छोड़ दिया है। ये बयान क्यों आया है? टाइम्स में एक खबर छपी है, अपने यहाँ टाइम्स ऑफ इंडिया ने भी उस खबर को छापा है। वो खबर ये बताती है कि ईरान चुपचाप न्यूक्लियर बम बना रहा है इस सारी लड़ाई के बीच में। अब देखिए, ये बात इतनी बार कही जा चुकी है कि सही है कि गलत है हम नहीं जानते। मेरे पास यहां बैठ के कोई ऐसा सोर्स नहीं है जिससे मैं ये तय कर सकूं कि ईरान न्यूक्लियर बम बना रहा है कि नहीं बना रहा है। लेकिन ये बात जितनी गलत हो सकती है उतनी ही सही भी हो सकती है। ये बिल्कुल मुमकिन है और ये खबरें आई ही थी
कि बाहर के किसी मुल्क से टेक्नोलॉजी आई है, और मैं आपको बार बार बता चुका हूं कि मोस्ट प्रोबेबली ये टेक्नोलॉजी जो है वो नॉर्थ कोरिया से आई होगी। तो अगर नॉर्थ कोरिया से टेक्नोलॉजी आ चुकी है तो यूरेनियम को 90% तक इनको एनरिच करना है और एटम बम बना लेना है। तो बहुत मुमकिन है कि ईरान एक तरफ स्ट्रेट ऑफ होर्मुज को बचाए रखना चाहता हो और दूसरी तरफ न्यूक्लियर बम बना लेने के बाद घोषणा करे कि अब अगर तुमने कुछ किया तो हम न्यूक्लियर हथियार का इस्तेमाल करने पर मजबूर हो जाएंगे, और उसके बाद स्ट्रेट ऑफ होर्मुज पर अपने कंट्रोल को वो परमानेंट कर दे। ये बिल्कुल एक पॉसिबिलिटी है, लेकिन मैं नहीं जानता कि बन रहा है कि नहीं बन रहा है। नए जो वहां के सुप्रीम लीडर हैं, रहबर आजम हैं मुस्तफा खामनेई, उनके जिस तरह के बयान आए हैं बहुत साफ दिखाई दे रहा है कि वो समझौते के मूड में नहीं है, वो लड़ाई के मूड में हैं, और वो जानते हैं इस बात को कि जब तक आपके पास न्यूक्लियर पावर नहीं होगी आप फॉरएवर वार में जा सकते हैं, लेकिन अमेरिका को आप खामोश नहीं कर सकते हैं। अमेरिका तभी खामोश होगा जब उसको ये डर होगा कि आपके पास न्यूक्लियर पावर है। स्ट्रेट ऑफ होर्मुज पर किस तरह का कंट्रोल ईरान का है, अगर उसको समझना है तो मैं आपको स्क्रीन पर एक वीडियो दिखा रहा हूं। आवाज में क्या कहा जा रहा है वो मैं आपको बता दे रहा हूं। दरअसल हुआ ये कि एक जहाज वहां से गुजर रहा होगा, और उस जहाज को रोकने के लिए जो ईरान की मिलिट्री है उसने ये बात कही, टू पास थ्रू द स्ट्रेट यू नीड परमिशन, नॉट द ट्वीट ऑफ सम इडियट। यानी होर्मुज से गुजरने के लिए आपको हमारी परमिशन की जरूरत है, किसी बेवकूफ, किसी अहमक, किसी इडियट के ट्वीट की जरूरत नहीं है। अब किस अहमक के ट्वीट की बात की जा रही है ये आप जानते हैं, आप ही कमेंट में बताइएगा, मैं नाम आगे किसी और सिलसिले में ले लूंगा, नाम तो लेना ही पड़ता है। तो इतना ज्यादा बजिद है ईरान स्ट्रेट ऑफ होर्मुज को अपने कंट्रोल में रखने के लिए। यहां एक खबर मैं आपको और बताऊं, वो भी खबर जरूरी है। कल मैंने आपको बताया था कि ईरान ने अमेरिका की एक जासूस जो थी, जो है तो ईरान में पैदा हुई है, लेकिन उसके पास जो नागरिकता है, जो उसके पास सिटीजनशिप है, वो उसके पास अमेरिका की है। वो 1 साल से ईरान के कैद में थी। खबर ये आई थी कि उसको ईरान ने छोड़ दिया है। ट्रंप ने खुद ट्वीट किया था कि ईरान ने उसको छोड़ दिया है और ये गुडविल मिशन है और फलां ढिमका है। यानी दुनिया को ये बताने की कोशिश की थी कि ईरान समझौते की तरफ बढ़ रहा है, और ये खबर पढ़ के तो मुझे भी लगा था कि ईरान समझौते की तरफ शायद बढ़ना चाहता है, इसीलिए उसने ये गुडविल जेस्चर किया है। लेकिन ईरान ने इस बात को पूरी तरह से खारिज कर दिया है। ईरान का कहना है कि कोई एक्सचेंज ऑफ प्रिजनर नहीं हुआ है, हमने किसी को छोड़ा नहीं है। अब हकीकत क्या है पता नहीं, कौन जाने। ट्रंप का रिकॉर्ड है पुराना झूठ बोलने का, हो सकता है उसने झूठ बोला है, हो सकता है कुछ और हो, हम इस बात को नहीं जानते। सऊदी अरबिया को लेकर एक और बात है कि इजराइल बहुत ज्यादा परेशान है इस बात के लिए कि सऊदी अरबिया से किसी तरह का रिश्ता बन जाए। अल अरबिया में खबर छपी है, और अल अरबिया में छपी है इसलिए मैं मान के चल रहा हूं कि ये एक ऐसी खबर है जिससे सऊदी अरबिया का एडमिनिस्ट्रेशन भी सहमत है। ये खबर बताती है कि इजराइल का जो प्रेसिडेंट है इसहाक हर्जोग, उसने ये कहा है कि इजराइल सभी अरब देशों से बातचीत करना चाहता है, और सऊदी अरब के साथ हमारी बातचीत काफी आगे बढ़ गई है। और इसमें सबसे मजेदार बात यह है, या सबसे ज्यादा चौंकाने वाली बात है, कि हर्जोग ने कहा कि गजा की लड़ाई में जो लोग मारे गए हैं उनको देखकर मेरा दिल टूट जाता है। ये वही हर्जोग है जिसने 7 अक्टूबर के बाद 2023 में कहा था कि पूरा फलस्तीन इसके लिए जिम्मेदार है। ये बात गलत है कि आम नागरिक इससे अनजान थे और इसमें शामिल नहीं थे। इसका मतलब फलस्तीन का हर फर्द, हर इंसान जो है इसमें शामिल था, इसलिए उसको मारा जाना सही है। अब इनको आंसू आ रहे हैं, अब ये दर्द दिखा रहे हैं गजा के लोगों के लिए। और आगे उन्होंने कहा कि क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान की मैं बड़ी इज्जत करता हूं। इजराइल में हम चाहते हैं दोनों देशों के बीच में रिलेशन बने। इजराइल और सऊदी अरब के बीच में शांति देखना, अमन देखना मेरा ख्वाब है। अब अगर यह खबर सही है, अगर ऐसा हुआ है, तो मान के चलिए कि सऊदी अरबिया इजराइल के साथ अपने रिश्ते नॉर्मल करने के लिए बढ़ रहा है। बदले में फलस्तीन को लेकर 2-4 बयान आ जाएंगे, थोड़ी बहुत कोई चीज हो जाएगी, थोड़ा सा ये हो जाएगा कि 2-4 किलोमीटर का कब्जा इजराइल छोड़ देगा और बाद में 10 किलोमीटर कर लेगा, और सऊदी अरब खामोश रह के इजराइल के साथ बड़े आराम से वैसे ही रिश्ते बनाएगा जैसे कई अरब मुल्क पहले से बना चुके हैं। अगर ये खबर सही है तो ये खबर गलत भी हो सकती है। सही सिर्फ इसलिए लग रही है क्योंकि अल अरबिया में छपी है, और बिना अरब गवर्नमेंट के, सऊदी अरब गवर्नमेंट के परमिशन के अल अरबिया में खबर का छपना मुमकिन नहीं था। उधर हूथियों के साथ आप जानते हैं सऊदी अरब ने जो किया था, हूथी नाराज हैं और वो लगातार कह रहे हैं कि अगर वे हम पे हमला करेंगे तो हम उनको निशाना बनाएंगे, और ये भी कह रहे हैं कि पहले मौके पर हम बाब अल मंदेब को बंद कर सकते हैं, हम उसकी तैयारी कर रहे हैं। और बाब अल मंदेब अगर बंद हुआ तो तैयार रहिए पेट्रोल पंपों पर
और एलपीजी सेंटर्स पर लंबी लंबी लाइन देखने के लिए और रुपए की और बाकी सब की वैल्यू गिरते हुए देखने के लिए और दुनिया को तबाही की तरफ जाते हुए देखने के लिए। तो फिलहाल हालात ये हैं कि जंग खत्म होने का कोई भी अंदेशा फिलहाल दिख नहीं रहा। कुछ भी हो सकता है, कल को खबर आ जाए अचानक की बातचीत शुरू हो गई। लेकिन 3 बार धोखा दे चुका है अमेरिका और चौथी बार के धोखे का इंतजार करना ईरान के लिए बेवकूफ़ी होगी। ईरान क्या फैसला लेता है ये देखना होगा, अमेरिका क्या फैसला लेता है ये देखना होगा। लेकिन अभी तो ये वार लंबी खिंचती हुई नजर आ रही है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज प्रैक्टिकली बंद है, बाब अल मंदेब बंद हो सकता है और उसके बाद अगर वाकई ईरान न्यूक्लियर बम बना रहा है तो जिस दिन उसको डिक्लेयर करेगा उस दिन के बाद दुनिया का इतिहास कुछ अलग होगा। क्या होगा देखा जाएगा। अभी जो मेरे पास डिटेल्स थी मैंने आपसे शेयर की। आगे भी जैसे जैसे मेरे पास डिटेल्स होंगी मैं शेयर करता रहूँगा। जुड़े रहिए हमारे साथ, देखते रहिए हमारे वीडियोस। आज के लिए इतना ही, बहुत शुक्रिया।